नमस्कार, वेलकम टू द इग्नो फेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये क्लास आपके लिए यूपीएससी या अदर किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये। इसमें आपको क्या किया जाता है, इसमें आपको जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर का एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जाता है और बहुत डीप एनालिसिस किया जाता है, जिससे कि आप बेसिकली जो है प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस का आंसर राइटिंग भी कर सके। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर फोकस करते हुए एनालिसिस कराया जाता है। और सारे न्यूज़पेपर आप समझ लीजिए कि दी हिंदू, इंडियन इकोनॉमिक्स, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस और साथ में इकोनॉमिक्स टाइम्स, इन सभी को, साथ ही हिंदी न्यूज़पेपर जनसत्ता एक्सप्रेस, इन सभी को क्लास में डिस्कस किया जाता है। जो भी इसके डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं उन सभी को लाके आपके सामने रखा जाता है, डिस्कस किया जाता है। तो इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जितने लोग भी क्लास से जुड़ चुके हैं वो क्लास के लिंक को कॉपी करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखिए, कल की क्लास में हमने देखा था कि हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पे बात किया था। और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पे बात करते हुए हमने आपको बेसिकली जो है प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया था और मेंस का भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए दिया था। तो आप में से एक दो लोगों ने जो है मेंस के क्वेश्चन को लिख के दिखाया भी है, तो लिख के भेजा है, मैंने चेक भी किया है, उनको बता भी दिया है जो उनके अंदर कमियां थी। आप लोग भी लिखकर अगर भेजना चाहें तो आप भेज सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ग्रुप पे ही भेज सकते हैं, पर्सनल भी भेज सकते हैं, ठीक है। और आप चाहेंगे तो मैं इस क्लास में भी उसको चेक कर दूंगा, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली देखेंगे यमुना रिवर वाटर डिस्प्यूट क्या है और बाकी यूसीसी के माध्यम से चैलेंजेस क्या है यूसीसी के पाथ में, जो यूसीसी या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बातचीत की जा रही है, तो उसमें मौजूदा गवर्नमेंट के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। बाकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इन जोशीमठ हम लोग बात करेंगे, मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। तो आइए बात करते हैं। ये सवाल हम लोग कल कर चुके थे कि बेसिकली जो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में हमने बात किया था। और इसके बारे में हमने जो है आपको मेंस का क्वेश्चन भी दिया था कि भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत मध्य एशिया यूरोप कॉरिडोर के महत्व पर चर्चा करनी थी आपको। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मिडिल ईस्ट एशिया यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, एक्चुअली इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। तो आप लोगों में से कुछ लोगों ने लिख के दिखाया है, मैंने उनका चेक भी किया, उनको बता भी दिया है कि भाई जो जो उनमें कमियां थी, तो आप लोग भी लिख सकते हैं। और इस पे मैंने, हम लोगों ने जो है बेसिकली जनसत्ता की न्यूज थी, इसको अच्छे से डिस्कस किया था। और बाकी सब चीजें, इवन मतलब आपको आईमेक के बारे में सब चीजें इतनी डिटेल्ड में बता दी गई थी कि दोबारा आपको कभी आईमेक के बारे में पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने कल की क्लास देखी, ना देखी हो तो आप लोग देख लीजिए। साथ ही आज की क्लास की मैं बात करूं तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली यमुना वाटर डिस्प्यूट की। हम अच्छे से देख रहे हैं कि आजकल यमुना वाटर डिस्प्यूट न्यूज में छाया हुआ है, चाहे आप टीवी चैनल देख लीजिए, चाहे आप न्यूज़पेपर देख लीजिए, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल ठनी हुई है इस जल विवाद को लेकर, ठीक है। क्योंकि दिल्ली एक तरफ क्लेम कर रहा है कि हमें जो है सफिशियंट वाटर नहीं दिया जा रहा है, दूसरी तरफ हिमाचल कह रहा है कि जितना दिल्ली को अलॉटेड है हम उससे ज्यादा वाटर दिल्ली को पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और फिर दिल्ली दूसरे मुद्दे पर आ गया कि नहीं, हिमाचल प्रदेश तो हमको पानी दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, हरियाणा बीच में पानी को रोक रहा है और हमारे तक पूरा पानी आने नहीं दे रहा है। अब हरियाणा जाके कोर्ट में कह रहे हैं नहीं, हम तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, जितना पानी आ रहा है उतना हम दे रहे हैं, इवन उससे भी ज्यादा हम दे रहे हैं दिल्ली को, ठीक है। अब साथ में हाई कोर्ट को ऐसा सॉरी भी करना पड़ता है, सॉरी कोर्ट को ऐसा भी करना पड़ता है कि वो जो है दिल्ली से पूछती है कि भाई जब इतना सारा पानी आपके पास आ रहा है तो आपका पानी जा कहाँ रहा है, भाई टैंकर माफियाओं पर आप लगाम क्यों नहीं लगाते हैं। तो ये आपस में जो ठनी हुई है, इस पे हम देखेंगे आखिरकार इसकी पृष्ठभूमि क्या है। और बेसिकली जो है इसमें से, चलिए सबसे पहला आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना जल विवाद से संबंधित नहीं है। आप इसका जवाब बताइएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट रिलेटेड टू यमुना वाटर डिस्प्यूट। इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और बेसिकली ये सब करंट अफेयर में चर्चा का विषय है। हालांकि जब आपके सामने सवाल आएंगे तो आप ये कभी मत समझोगे कि इसको करंट अफेयर के मास्टर ने आपको पढ़ाया है। आप इसको कहाँ से ले जाओगे, किसी और मुद्दे से ले जाओगे, ठीक है, या फिर इसको ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दोगे या फिर इसको कहीं और से कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन मतलब ये सारे करंट के विषय हैं, करंट में चर्चा में रहते हैं, इसलिए करंट अफेयर में आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश, कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है यमुना वाटर डिस्प्यूट का, आपको बताना है, ठीक है। तो जवाब दीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी इससे संबंधित दूंगा कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में, ये दो बार क्षेत्र हो गया है, ठीक है,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अतिरिक्त पानी को छोड़ने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को तत्काल निर्देश देने की सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है। मतलब दिल्ली है सरकार क्या की है कि सर्वोच्च न्यायालय चली गई जैसी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि भाई आप हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को निर्देश दीजिए कि हाँ हमें तत्काल से तत्काल ज्यादा से ज्यादा पानी दें। तो यमुना जल विवाद को समझाते हुए इसके कारणों पर आपको चर्चा करनी है कि यमुना जल विवाद क्या है और आखिरकार अभी तक ये डिस्प्यूट क्यों बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज रिसेंटली sought सुप्रीम कोर्ट्स इमीडिएट एक्शन direction to Haryana and Himachal Pradesh to release excess water into the national capital region. Explain Yamuna water dispute and discuss the reason for it. अब ध्यान दीजिएगा कि बेसिकली ये आपके लिए साथ में आप बताइए कि ये जीएस पेपर किससे संबंधित है। कमेंट में मैं आपसे जवाब को एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जीएस पेपर किससे संबंधित है। सवाल आपको सवाल का जवाब देना है मेंस का। ठीक है, तो अब आप ये देखिए कि जब हम लोग किसी भी चीज को पढ़ते हैं, अगर किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो हम क्यों ना उस टॉपिक को इतने डिटेल्ड में कवर कर लें कि आपका मेंस का भी उसी से क्वेश्चन बन जाए, प्रीलिम्स का भी बन जाए, और उस टॉपिक को अगर आप नोट बना लेते हैं, कहीं भी नोट्स में बना लिख लेते हैं, तो फिर आपको उस टॉपिक से संबंधित दोबारा पढ़ने को ना मिले, पढ़ना ही ना पड़े। तो इस तरह से कोशिश मैं करता हूं कि मैं जो भी टॉपिक लूं, भले एक क्लास में आपकी एक या दो या तीन टॉपिक्स हो पाए, लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक्स को कवर कर पाए जिससे कि आपको जो है क्या कहते हैं हेल्प मिल पाए। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन जब दबाते हैं आप तो उससे क्या होता है आपको सारे नोटिफिकेशन इस चैनल से संबंधित आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, बाकी साथ ही इसके अलावा मैं कहूंगा आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाती है, और इस क्लास की पीडीएफ के अलावा आपको जो है बाकी चीजें जैसे प्रीलिम्स के लिए क्विजेज हैं वो भी वहाँ चैनल पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करना चाहते तो इग्नो फेयर बाई केएस सर के नाम से आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे, और वहां पर आपको चैनल और ग्रुप दोनों मिल जाएगा। अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम लिंक सब मिल जाएगा, और यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर फाउंडेशन कोर्स की डिटेल भी आपको इसी में मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए वाटर कमिंग फ्रॉम हिमाचल, वेयर इज इट गोइंग? सुप्रीम कोर्ट पुल्स अप दिल्ली गवर्नमेंट। ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट खुद ही सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उसने कहा कि भैया देखो सर, देखिए ऐसा है माय लॉर्ड, और ये क्या हो रहा है कि यहाँ जो है दिल्ली और बेसिकली हिमाचल और हरियाणा को जो है आप डायरेक्शन दीजिए कि हमको एक्सेस वाटर दें, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा वाटर क्राइसिस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको नोटिस भेजा, तो उन्होंने जब अपना पानी का डेटा लाके जो है सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया कि भाई देखिए हम इतना इतना वाटर पानी क्या कह रहे हैं, हम दिल्ली को भेज रहे हैं। तो दिल्ली ने क्वेश्चन किया, दिल्ली से क्वेश्चन किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई कहाँ है पानी, कहाँ है ये जो पानी इतना भेजा जा रहा है, जा कहाँ रहा है? तो बेसिकली आपका मैनेजमेंट खराब है, आप पहले पानी का मैनेजमेंट सही करिए, क्योंकि आपके यहाँ टैंकर माफियाओं पर आप लगाम लगाइए, क्योंकि जो पानी यहाँ से भेजा जा रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा सब टैंकर माफिया लेके जा रहे हैं, आम पब्लिक तक तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो ये आपकी कमी है, आप क्यों टैंकर माफियाओं पर लगाम नहीं लगाते हैं? ठीक है, एक तो ये पार्ट हो गया कि इसमें जो है दिल्ली को खैर सुनाया गया इस मामले पर। और बेसिकली मैं देखूं पिछले कुछ सालों की, मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, बट मैं पिछले कुछ सालों की अगर बात करूं तो दिल्ली गवर्नमेंट मतलब बेसिकली जो दिल्ली की गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर मैंने एक देखा है कि हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट पहुंचना है। जैसे कि दिल्ली की सरकार चलाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ही बैठा हुआ है। और साथ में क्या होता है कि यहाँ जो है मैंने इस चीज को भी देखा है कि यहाँ जो है खुद का मैनेजमेंट सही करने के बदले वो लोग दूसरे पार्टियों पर हमेशा से, दूसरे राज्यों पर, और खासकर जहां पर उनकी सरकार नहीं उन पे वो लोग आक्षेप लगाते रहते हैं, और जिससे पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या है, मतलब पब्लिक वहां की और पब्लिक को क्या समझा जाता है। भाई पब्लिक इतनी भी जो है क्या कहते हैं बेवकूफ नहीं होती है, चीजों को समझती है, बहुत अच्छे से समझती है, और वो इस बार के इलेक्शन में भी आपको दिख गया होगा कि पब्लिक बेसिकली किसी की अंधभक्त नहीं होती है, वो सब चीजें समझती है और उसी हिसाब से डिसीजन लेती है। ठीक है, तो खैर अब इसमें जो है इसके बाद में ईएससी ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में ने क्या किया, अपर यमुना बोर्ड से पूछा। ठीक है, अपर यमुना रिवर बोर्ड से पूछा और कहा कि यहाँ जो है बेसिकली दिल्ली का वाटर क्राइसिस जो है उसको आप रिजोल्व करिए, और क्या क्या आपने कदम उठाए हैं उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या होता है कि यहाँ जो है बेसिकली जो पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या हरियाणा में भी है, पानी की समस्या आपकी हिमाचल में भी है, पानी की समस्या आपकी दिल्ली में भी है। आपको बताऊं, कमेंट में बताइए कि उत्तर प्रदेश इसका हिस्सा है कि नहीं है?
जो वाटर डिस्प्यूट है ये मतलब बेसिकली जो समाधान है इसका यमुना रिवर का, तो क्या इसका उत्तर प्रदेश हिस्सा है कि नहीं है, कमेंट में जवाब दीजिए। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या है कि भाई समस्या सब जगह, तो पानी तो सब जगह जाना है। ठीक है, तो अगर दिल्ली को एक्सेस वाटर ऑलरेडी दिया जा रहा है, तो हिमाचल और हरियाणा का भी अपना तर्क अलग है कि हम ऑलरेडी उसको एक्सेस वाटर दे रहे हैं। अगर हम और ज्यादा वाटर उसको प्रोवाइड करवाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारे यहाँ समस्या आ जाएगी। अब दिल्ली का क्या कहना है इस मामले में? दिल्ली का ये कहना है कि भाई हमारे यहाँ बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन है, काम काज करने के लिए बहुत ज्यादा जो है हमारे यहाँ माइग्रेशन होता है, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जिससे हमारे यहाँ पानी की जरूरत और ज्यादा है। तो इस वजह से भाई आप सभी जानते हैं, अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इकोनॉमी में, सबसे ज्यादा हाईएस्ट। इसी के साथ आप लोग कमेंट करिएगा कि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है। चलो अभी की मत बताइए, आप सेंसस 2011 के हिसाब से ही आप बता दीजिए कि दिल्ली की पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इसको आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो उससे आपको समझ में आएगा कि आखिरकार दिल्ली में इतनी ज्यादा पानी की डिमांड क्यों है। ठीक है, तो वहां की देखिए क्या होता है, सरकार की गलती थोड़ी सी ये है कि भाई वहां पे टैंकर माफियाओं पर या जो पानी का मिसयूज है उसको जो है बेसिकली जो है उस पर नियंत्रण करना चाहिए, लगाना चाहिए, वाटर का मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। लेकिन अगर एक हिसाब से देखा जाए तो वहां पे जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है, वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी, उसको देखते हुए ये भी कहा जा सकता है क्या करे सरकार, इतनी ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी वहां पे हो गई, इतनी ज्यादा जनसंख्या वहां पे बढ़ गई है, पानी तो सबको चाहिए, तो वाटर क्राइसिस तो आम बात है, होंगी ही होंगी। फिर चाहे वाटर क्राइसिस हो, चाहे पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ी हो, तो आए दिन जो हम पोल्यूशन के मुद्दे पर दिल्ली में बात करते रहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं देखो, जहां पे सबसे ज्यादा हाई पॉपुलेशन होगी, ज्यादा हाई हाई डेंसिटी होगी पॉपुलेशन की, वहां पर ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो उसका अगर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं किया जाएगा तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, असुविधा भी होगी और बाकी लोगों को परेशानी भी होगी। ठीक है, तो इसमें मैं हम लोग बात करेंगे, आपके देखेंगे इसमें हम हरियाणा के स्टैंड पे भी बात करेंगे कि हरियाणा ने क्या कहा, सब चीजें हम बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो ये अपील है, जो बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में की गई है, ये ऐसे समय में की गई है जब देखिए तापमान में बहुत ज्यादा वृद्धि हो रही है। भाई आप सभी जानते हो कि जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी पानी की खपत उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि पीने के लिए भी उतना ही ज्यादा पानी चाहिए होगा, जितनी ज्यादा गर्मी पड़ेगी पीने के लिए भी पानी उतना ज्यादा चाहिए होगा। बाकी बाकी जो काम है उनके लिए भी, नहाने के लिए और भी कामों के लिए भी पानी की खपत बढ़ जाती है। गर्मियों में पानी की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठंडियों में पानी की खपत कम बढ़ती है, क्योंकि आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग होते होंगे जो ठंडियों में तीसरे चौथे दिन नहाते होंगे। सही कह रहा हूँ ना? है, तीसरे चौथे दिन नहाते होंगे। ठीक है, चलो दूसरे को क्या बात बताऊं, मैं भी कभी कभी स्किप कर देता हूँ ठंडियों में। ठीक है, तो खैर अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, पानी की मांग में भी वृद्धि हो रही है, जिससे शहर में जल संकट और भी गहरा रहा है। ठीक है, तो पहली बार नहीं है जब दिल्ली ने इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए जो है कोर्ट में की तरफ रुख किया और कहा है कि आप इस मुद्दे को उठाइए। ठीक है, अब वर्तमान जो याचिका गई है इसके बेसिकली क्या है, देखो बहुत सारे उपाय करने के बाद भी दिल्ली सरकार पानी की कमी को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर पाई है। ठीक है, जिसके कारण देखा जाए तो जल एवं स्वच्छता संकट उत्पन्न हो गया। भाई पानी नहीं होगा तो जल संकट तो है ही, स्वच्छता संकट भी, साफ सफाई के लिए भी तो पानी चाहिए, वो भी आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अभी याचिका जब दायर की इन्होंने, तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जो अपना अधिशेष जल है उसको साझा करने पर सहमत तो हो गया है, लेकिन क्या हो रहा है वहां पर जो वजीराबाद बैराज है, ठीक है, वजीराबाद बैराज के माध्यम से जो पानी ले जाया जाता है वहां पर वो चूंकि हरियाणा के कंट्रोल में आता है, तो हरियाणा सरकार इस पे सहयोग नहीं कर रही है, और इस वजह से आप ऐसा करिए कि उसको निर्देश दीजिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अब बेसिकली हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली और हरियाणा के बीच में बेसिकली ये विवाद क्या है यमुना का। तो हम इसकी पृष्ठभूमि पे जाएंगे, बहुत पुराना विवाद है दिल्ली और हरियाणा के बीच में। ठीक है, यमुना जल बंटवारे को लेकर बहुत पुराना विवाद है। यह विवाद 2 राज्यों से जुड़ा नहीं है बल्कि 5 राज्यों से जुड़ा है। 5 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं अभी हम डिस्कस करते हैं, फिर आपका प्रीलिम्स का जो मैंने क्वेश्चन बना के दिया है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसमें 5 राज्य कौन से हैं, देखो दिल्ली है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है और हिमाचल प्रदेश है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राज्य। देखो उत्तर प्रदेश इसलिए सम्मिलित है, जैसे आपसे अभी मैंने सवाल पूछा था, आप अच्छे से जानते हो कि हरियाणा जो यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश और इसके बाद में हरियाणा से होते हुए फिर क्या होता है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है।
ठीक है। उत्तर प्रदेश में आके वो जो है प्रयागराज में गंगा नदी से मिल जाती है, तो उत्तर प्रदेश उसके बेसिन में आता है, तो ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश तो उसका पार्ट होगा ही होगा ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या है, हरियाणा को यमुना के जल का जो 77% हिस्सा है वो हरियाणा को मिलेगा। पहले पहले की बात की जा रही है, कब की, 1954 में। 1954 में जो यमुना जल समझौता होता है, उसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में जल बंटवारे को लेकर बात हुई थी कि हरियाणा को 77% हिस्सा जाएगा और उत्तर प्रदेश को 23% हिस्सा जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि हरियाणा में देखा जाए पानी की जरूरत भी है और साथ में हरियाणा नदी का सबसे ज्यादा बेसिन कवर करता है, तो 77% हिस्सा देखा जाए तो उसी का हक बनता है, क्योंकि वहां पे नदी का बहुत ज्यादा हिस्सा कवर होता है। तो 77% हिस्सा किसको जाएगा, हरियाणा को, और उत्तर प्रदेश को 23% हिस्सा जाएगा। बाद में क्या होता है, उसके बाद में बाकी 1954 में बाकी राज्यों का जिक्र नहीं किया गया था। बाद में इसमें क्या हुआ, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश भी कूद पड़ेगा, हाँ भैया हमको भी यहाँ से पानी चाहिए, क्यों नहीं दोगे हमको पानी, कहीं ना कहीं हम भी तो इनके बेसिन का हिस्सा है, तो हमको भी इसमें से पानी दो, हमारे यहाँ भी वाटर क्राइसिस है, पानी तो तुमको देना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में जब फिर से 1993 में आ जाइए, अब 1990 देखो 1954 से अब आप 1993 में आ जाइएगा। इसमें बेसिकली दिल्ली और हरियाणा के बीच समझौता हुआ। 1994 में 1954 में क्या हुआ था, 1954 में आपके उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में हुआ था। अब 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच में होता है। और क्या क्या होता है इस समझौते में कि मुनक नगर के जरिए, ठीक है, दिल्ली को मतलब एक बैराज है यहाँ पे, पानी देने पे सहमति बनी। और 1994 में क्या हुआ, 5 राज्यों के बीच यमुना जल को लेकर समझौता हुआ। 5 राज्य कौन कौन से हैं, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। याद कर लीजिए, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, याद कर लीजिए इसको। ठीक है, समझौता हुआ जिसमें सभी राज्यों को उनके हिस्से का पानी दिया जाएगा, ऐसा कहा गया। लेकिन समझौते में क्या कहा गया कि दिल्ली को सबसे ज्यादा पानी दिया जाएगा। उसका कारण क्या है, दिल्ली को सबसे अधिक फायदा होगा, ज्यादा पानी नहीं बस सबसे अधिक फायदा होगा, क्योंकि इसमें यह कहा गया कि दिल्ली को जब भी जरूरत होगी पानी की उसको पूरा किया जाएगा। बस यही जो पॉइंट है ना, कि दिल्ली को जब भी जरूरत होगी पानी की पूरा किया जाएगा। और इसी चीज को लेकर दिल्ली सरकार क्या करती है, बार बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है कि भैया जो निर्णय हुआ था उसमें था दिल्ली को जब भी पानी की जरूरत होगी आप हमको दोगे, तो हमें जरूरत हमें दो, क्यों नहीं दे रहे हो हमको, पहुंच जाती। तो ये बेसिकली ये समझौता क्या हुआ आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो अब ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि ध्यान दीजिएगा कि मतलब इस याचिका में जो अभी गया सर्वोच्च न्यायालय में, जो याचिका दायर की करना आवश्यक इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली सरकार ने देखो क्या कहा कि हिमाचल प्रदेश जो अपने जल को साझा करने पर सहमत हो गया है, लेकिन पानी को कहां से, वजीराबाद के माध्यम से, ये मैं अभी बात कर चुका ना आपसे। हाँ, वजीराबाद के माध्यम से ले जाने की आवश्यकता हो, हरियाणा के नेतृत्व में, और हरियाणा में किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और इस वजह से बीजेपी सरकार ठहरे हमारे विरोधी और वो हमारे साथ ऐसे कर रहे हैं कि हमें पानी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में जो है सरकार ने बताया कि जो सोनिया विहार और भागीरथी बैराज है, जो दिल्ली एनसीआर के लिए प्राथमिक जल के स्रोत हैं, उनसे ऑलरेडी पूरी क्षमता पर हम पानी ले रहे हैं। मतलब ये दिल्ली की सरकार की तरफ बताया गया कि जो सोनिया विहार से दिल्ली में पानी सप्लाई होता है, जो भागीरथी बैराज से जो है बेसिकली दिल्ली में पानी सप्लाई होता है, ठीक है, वहां पर ऑलरेडी जो है मैक्सिमम लेवल वाटर सप्लाई हो रही है, तो वहां पर तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जल आपूर्ति में किसी भी वृद्धि पर अब केवल वजीराबाद ही बैराज बचता है जो हरियाणा के नियंत्रण में है। तो इस पे बेसिकली हमें क्या करना है, अब आप हरियाणा को इसके लिए निर्देश दीजिए कि हरियाणा जो है हमें पानी वहां से ज्यादा रिलीज करे। ठीक है, क्योंकि देखिए अभी मैंने जो आपसे बताया था वही तो यहाँ पे सवाल लिखा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने कहा कि एनसीआर में बड़ी संख्या में कार्यबल और प्रवासी आबादी है, ठीक है, जिसके कारण हमें जल की हमारे यहाँ खपत बढ़ जाती है और हमें अतिरिक्त जल की आपूर्ति की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि मानसून के आगमन तक आप अस्थायी एक उपाय कर दीजिए और हमें राहत दीजिए, और हरियाणा को बोलिए कि बेसिकली जो वजीराबाद बैराज है वहां से पानी हमारे लिए जो है एक्सेस वाटर छोड़े। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ और चीजें हम बात करेंगे कि इसकी जो बेसिकली हिस्टोरिकल जो इंटरफेयर रहे हैं, खासकर कोर्ट के इंटरफेयर, उनके बारे में हम बात करेंगे कि आखिरकार यमुना वाटर डिस्प्यूट में कोर्ट ने कब कब क्या क्या डिसीजन दिए हैं और कितनी बार हस्तक्षेप किया है, इसको ये क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए।
देखिए, अगर मैं इसमें बात करता हूं तो बात है 1995 की। जैसे मैंने बताया, देखिए दो समझौतों की बात की मैंने। एक 1954 में बेसिकली दिल्ली, सॉरी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच में वाटर को लेके जो है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जो है समझौता हुआ था कि 77% किसको जाएगा, हरियाणा को, 23% उत्तर प्रदेश को। और इसके बाद में 1993 में बेसिकली हरियाणा और दिल्ली के बीच में समझौता हुआ, ठीक है, कि दिल्ली को जब भी फिर 5 राज्यों के बीच में समझौता हो गया। अब बात करते हैं 1995 का, जो अंतरिम आदेश आया 31 मार्च 1995 को। सुप्रीम कोर्ट ने कमोडोर एस डी सिन्हा की एक याचिका थी, और इस याचिका पर उसने अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया, हरियाणा को निर्देश दिया गया कि दिल्ली में पेयजल की कमी को दूर करने के लिए यमुना नदी में पानी का नियमित प्रवाह बनाए रखिए, ठीक है। और आदेश में सभी पक्षों को बेसिकली जो ताजे वाला हेड से पर्याप्त मात्रा में पानी छोड़ा जाता है, उसको सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि दिल्ली को मार्च से जून 1995 तक उपभोग के लिए 0.076 बीसीएम पानी प्राप्त हो सके, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस पर भी, जब इस बार दिल्ली सरकार वहां गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तब की परिस्थिति अलग थी, हमने आपके लिए जो है ऐसा आदेश दिया था, बट अब उस आदेश को लेकर आप बार बार कोर्ट नहीं आ सकते, क्योंकि अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब वो परिस्थितियां नहीं है जब हमने 1995 में आपके लिए ये आदेश दिया था। अब परिस्थितियां ये हो गई हैं कि अब हरियाणा को भी पानी की आवश्यकता है, हिमाचल प्रदेश को भी पानी की आवश्यकता है, राजस्थान को भी है, उत्तर प्रदेश को भी है, ठीक है। सिर्फ आप ही नहीं हो इसका पार्ट, कि हम जो है उस याचिका के बिहाफ पे आपको हर बार जो है इस तरह के ऐसे आदेश देते रहे, ठीक है। अब इसके बारे में बात की जाती है, इससे पहले बेसिकली एक समझौता हुआ था 1994 में, 12 मई 1994 को, और ये 5 बेसिन राज्यों में, जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इसमें जिक्र किया है, देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये मैंने आपको जिक्र किया है। बेसिकली यहाँ पे 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना वाटर को लेके एक समझौता हुआ है। तो उस समझौता में क्या हुआ है, 5 राज्यों के बीच, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश है, और इनके मुख्यमंत्रियों ने उस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। और इसमें जल आवंटन को लेकर एक समझौता हो गया। और इसने क्या किया, दिल्ली में पेयजल आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी, और विशेषकर जब जब पानी की उपलब्धता निर्धारित मात्रा से कम थी, तब तब जो है क्या किया गया, जो है इसमें सहायता की गई है, ठीक है, दिल्ली को। फिर 1996 में, इस समझौते के बाद में 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा 1996 में, कि बहुत सारी ऐसी याचिकाएं गई कि भाई जो हमारा समझौता हुआ था, और जो बेसिकली आपने निर्णय दिया था, उस आपके निर्णय के खिलाफ हरियाणा जो है वो अवमानना कर रहा है। मतलब आपके निर्णय के खिलाफ जो है हरियाणा जा रहा है, आपके आदेश देने के बावजूद भी हरियाणा क्या कर रहा है, पर्याप्त पानी नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे गई, कहा कि आप, मतलब एक अवमानना याचिकाएं दायर की गई कोर्ट में, और उन अवमानना याचिकाओं पर फैसला देते हुए हरियाणा को दिल्ली को घरेलू उपभोग के लिए पर्याप्त पानी सुनिश्चित जारी रखनी चाहिए, ऐसा किसने कहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और साथ ही उसने इस बात पे जोर दिया कि वजीराबाद और हैदरपुर जलाशय पानी से भरे रहने चाहिए, ऐसा हरियाणा को उसने आदेश दिया, ठीक है। और अदालत ने हरियाणा को चेतावनी भी दी कि अगर इस आपूर्ति में आप बाधा डालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, ऐसा कोर्ट ने हरियाणा को कहा, ठीक। अब 1995 के एक फैसले के बाद में ये सब जो अवमानना याचिकाएं आई, तो इसमें बेसिकली एक अंतरिम आदेश के बाद जो दिल्ली जल आपूर्ति और सीवेज निपटान उपक्रम है, उसमें जो कमोडोर सिन्हा है, उन्होंने 2 अवमानना याचिकाएं दायर की थी, ठीक है। और उन दो अवमानना याचिकाओं के बारे में देखिए, पहले आप इसको पढ़िएगा, ज्यादा बेटर रहेगा, इसको आप पहले पढ़िए और फिर इधर आप बाद में पढ़िए, ठीक है। ये जो अवमानना याचिकाएं बेसिकली कमोडोर सिन्हा द्वारा जारी की गई थी, ठीक है, कि हरियाणा जानबूझकर क्या कर रहा है, निर्देशों का उल्लंघन कर रहा है, ठीक। उसके डिसीजन में ये निर्णय जो है दिया गया 1996 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। अब बात करते हैं डीजीपी की 2021 की, अभी रिसेंट की बात कर लेते हैं। डीजीपी मतलब दिल्ली जल बोर्ड, ठीक है। तो दिल्ली जल बोर्ड की याचिका पर अगर हम बात करते हैं, तो 2021 की बात है, इसमें दिल्ली जल बोर्ड ने भी एक याचिका दायर कर आरोप लगाया कि हरियाणा प्रतिदिन 120 मिलियन गैलन पानी नहीं छोड़ रहा है, जिससे दिल्ली में जल संकट पैदा हो रहा है। हरियाणा ने जवाब दिया कि दिल्ली में पानी की समस्या उनके आंतरिक कुप्रबंधन के कारण है, तो उनका जो आंतरिक मैनेजमेंट गड़बड़ है, तो उसका भुगतान हम क्यों करें, ऐसा हरियाणा ने कहा, कि हम अपने यहाँ का पानी वहां छोड़ते रहें, और वो अपने आंतरिक कुप्रबंधन के कारण जो है पानी को बर्बाद करते रहें। और सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इस बार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली जल बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया। कब, 23 जुलाई 2021 को।
और इसने दिल्ली जल बोर्ड की याचिका को खारिज कर दिया और इसने कहा कि 1996 में जो हमने आदेश दिया था वो बेसिकली महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया था, जिसमें बवाना, द्वारका और ओखला में नए उपचार संयंत्रों की स्थापना भी की थी। साथ ही में अदालत ने क्या किया था, 1996 में ही एक अंतरिम जो आदेश पारित किया था, मैंने बताया वो एक अंतरिम उपाय था कि भाई उसने हरियाणा को निर्देश दिया था कि आप इन बैराज में पानी सुनिश्चित रखें और दिल्ली को पर्याप्त पानी दें, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ठीक है, तो इस बार न्यायालय ने क्या है, दिल्ली सरकार को चेतावनी दी और कहा कि जिस याचिका को मैं पहले ही खारिज कर चुका हूं, आप उन याचिकाओं को बार बार लेकर हमारे पास मत आइए। ठीक है, अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा बात करेंगे कि बेसिकली जो वाटर डिस्प्यूट्स हैं, तो वाटर डिस्प्यूट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की अगर बात करें हम, तो जो राज्य सूची का विषय होता है, जो जल किसका विषय आता है, जल राज्य सूची का विषय आता है। ठीक है, और इसमें जो राज्य सूची की प्रविष्टि 17 है, उसके अनुसार अगर बात करें तो राज्य नदियों के संबंध में कानून बना सकते हैं। ठीक, ज्यादातर देखो वाटर डिस्प्यूट क्यों पेंडिंग रह जाते हैं, वाटर डिस्प्यूट ज्यादातर पेंडिंग इसलिए रह जाते हैं क्योंकि जो है इसको माना जाता है कि राज्य सूची का विषय है, तो इस पे निर्णय लेने का अधिकार राज्य को होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि कई जगह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ विवाद हैं जिनको सरकार निपटाना चाह रही है, लेकिन उसको निपटाने के लिए सरकार को क्या चाहिए, राज्य सरकार को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, उनका भी सहयोग लेना पड़ेगा। और राज्य सरकार में जो बेसिकली ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है वो क्या होती है, केंद्र के साथ सहयोग नहीं करती है, और इस कारण बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स हैं जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बीच में पेंडिंग है। ठीक है, तो हालांकि संघ सूची के विषय पर देखिए इसमें एक चीज और है जो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है राज्य सूची के विषय को, कि संघ सूची जो यूनियन लिस्ट है उसमें जो प्रविष्टि नंबर 56 है वो केंद्र सरकार को भी अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों को विनियमित करने में और उनको विकसित करने की शक्ति देता है। ठीक है, मतलब केंद्र सरकार भी चाहे तो ऐसे प्रविष्टि के हिसाब से कानून बना सकती है कि वो जो है बेसिकली नदी घाटियों को और अंतरराज्यीय नदियों को, जो नदियां एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्ट करती हैं, उनके रेगुलेशन के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 262 संसद को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग या वितरण नियंत्रण के संबंधित में किसी विवाद या शिकायत के लिए बेसिकली न्याय निर्णय का अधिकार प्रदान करता है, और इसी कारण से अनुच्छेद 262 के तहत ही केंद्र सरकार द्वारा कुछ अधिनियम बनाए गए हैं। जैसे एक आया है नदी बोर्ड अधिनियम 1956, ध्यान दीजिएगा, इसने भारत सरकार को क्या किया है, राज्य सरकारों के परामर्श से अंतरराज्यीय नदियों और नदी घाटियों के लिए बोर्ड स्थापित करने का अधिकार दिया है, नदी बोर्ड अधिनियम ने। बात अलग है कि अब तक कोई नदी बोर्ड स्थापित नहीं हुआ है, बट नदी बोर्ड अधिनियम 1956 के माध्यम से ऐसा जो है बेसिकली केंद्र सरकार को अधिकार मिला है कि हाँ केंद्र सरकार जो है क्या कर सकती है, बोर्ड स्थापित कर सकती है राज्य सरकारों के परामर्श से। साथ ही इसी अनुच्छेद 262 के तहत एक अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत अगर कोई राज्य या राज्य सरकारें न्यायाधिकार ट्रिब्यूनल के गठन के लिए केंद्र सरकार से संबंधित संपर्क करती हैं, तो केंद्र सरकार जो है सरकार के राज्य सरकार के परामर्श के साथ अंतरराज्यीय जल विवाद के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन कर सकती है, जो ट्रिब्यूनल डिसीजन देगा कि उन दो राज्यों के बीच में जो विवाद है पानी जल बंटवारे को लेकर, तो उसमें क्या निर्णय है और क्या गठन। जैसे अभी आपने हाल ही में मैंने चर्चा किया था कर्नाटक, ठीक है, याद करिए कर्नाटक तमिलनाडु इन सभी के बीच में जो विवाद था उस पर भी मैंने बात किया था कि बेसिकली जो है अभी जो ये ट्रिब्यूनल ने डिसीजन दिया था, डिसीजन के बाद में भी कर्नाटक उसको मानने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यमुना नदी की बात करता हूं तो यमुना नदी उत्तर भारत, ठीक, उत्तर भारत में गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है, और इन नदियों में से अगर बात करें तो यमुना गंगा का मैदान का एक अभिन्न हिस्सा भी इसे मानी जाती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा विस्तृत जलोढ़ मैदानों का हिस्सा है, जिससे यहाँ पे उपजाऊ जमीन की बात करें तो बेसिकली जमीन की उर्वरता भी बढ़ाती है, जो फर्टिलिटी है लैंड की, तो इसमें उसको बढ़ाने में भी यमुना नदी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। साथ ही अगर मैं इसके स्रोत की बात करूं तो ये हिमालय पर्वत माला में जो बंदरपूछ शिखर है उसमें दक्षिण पश्चिम किनारे पर यमुनोत्री ग्लेशियर जो 6387 मीटर की ऊंचाई पर है वहां से निकलती है, और इसके बाद ये नदी उत्तराखंड से होते हुए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली से बहते हुए और इसके बाद में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम में क्या होती है, गंगा नदी से मिल जाती है। अगर मैं इसकी जो है बेसिकली सहायिकाओं की बात करूं तो जैसे ठीक है साहिबी हो गई, ठीक, खारी हो गई, सिंध हो गई, बेतवा हो गया, केन हो गया, चंबल हो गया, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो अब आप ये बताइए
अब इसके बारे में अगर आपको ये सवाल लिखने के लिए दिया जाए, पहली चीज इसको देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना जल विवाद से संबंधित नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाओगे कि कौन सा नहीं संबंधित है भैया, इसमें संबंधित नहीं है मध्य प्रदेश, ये इसका सही जवाब आएगा। क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और प्लस राजस्थान और प्लस दिल्ली, ये 5 राज्यों से संबंधित है ये जल विवाद, ठीक है। मध्य प्रदेश इसका हिस्सा नहीं है, ठीक। तो दूसरी चीज, अब बताइए ये सवाल आप लिख पाएंगे कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अतिरिक्त पानी को छोड़ने के लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को तत्काल निर्देश देने की सर्वोच्च न्यायालय से मांग की है। यमुना जल विवाद को समझाते हुए इसके कारणों पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो यमुना जल विवाद पर आपको जाना है, बट पहले जो दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बात करनी है, इसके बाद में फिर आप आ जाइए यमुना जल विवाद पे। तो आप इसको लिखने की कोशिश करिए, देखते हैं क्या जो है कौन लिख के दिखाता है। दिल्ली गवर्नमेंट हैज रिसेंटली सॉट सुप्रीम कोर्ट्स इमीडिएट डायरेक्शन टू हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश टू रिलीज एक्सेस वाटर इनटू द नेशनल कैपिटल रीजन, एक्सप्लेन यमुना वाटर डिस्प्यूट एंड डिस्कस द रीजन फॉर इट। तो इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा और साथ ही में बताइए कि जीएस पेपर किससे संबंधित है, आपका ये सवाल। साथ ही आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और जितने लोग भी क्लास देखते हैं कम से कम क्लास को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि क्लास को लाइक करने से जो है क्या होगा, वो होता है कि हाँ जो है थोड़ा सही रहता है, भाई अच्छा लगता है कि आप लोग पसंद कर रहे हो क्लास को। अच्छा देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड पे उस दिन आर्टिकल भी पढ़ाया और साथ ही आपको जो है एक क्वेश्चन भी मेंस का दिया था। हालांकि वो बात अलग है कि आप में से किसी ने लिख के नहीं दिखाया है, ठीक है। आप लोग केवल मेंस मेंस चिल्लाते रहते हो, बट आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं आप लिखते नहीं हो, ठीक है। तो उसमें बेसिकली बात किया था मैंने कि जो हमारे कानून मंत्री हैं राम मेघवाल, तो उन्होंने बताया कि भाई यूसीसी हमारे एजेंडे में है, यूसीसी से हम पीछे नहीं हटेंगे। बट यहाँ देखो, यूसीसी को लागू करने में, देखो यूसीसी की अगर मैं बात करूं तो यूनियन सिविल कोड, ठीक है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली देखिए, पहले जब हमारे यहाँ था तो हमारे यहाँ जो मुद्दा रहता था कि क्या होता था कि यहाँ जो है जो हिंदुओं के बेसिकली जो कानून होते थे वो क्या होता था, हिंदू हिंदू के बेसिकली मतलब धार्मिक हिसाब से लिए जाते थे, मुसलमानों के धार्मिक हिसाब से उनके निर्णय लिए जाते थे। बट जब देश हमारा आजाद हुआ तो उस समय क्या था, उस समय ये माना गया कि हमारा देश क्या है, धार्मिक निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष है। इसका मतलब सिंपल है कि हमारे यहाँ धर्म के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाएंगे। लेकिन क्या होता था कि उस समय की सिचुएशन ऐसी थी कि भारत में बहुत सारे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक बहुत सारे जो है मुसीबतों से भारत गुजर रहा था। यहाँ तक कि देखिए बहुत सारे धार्मिक दंगे भी हो रहे थे, ठीक है। इवन बंटवारे के समय भी देखिए किस तरह से जो है कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, कितने सारे लोगों की जाने गई। ऐसे में इस चीज को देखते हुए उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना उस समय उचित नहीं प्रतीत हुआ सरकार को, और इसीलिए सरकार ने क्या किया, उसमें आर्टिकल 44 में उसको बेसिकली डीपीएसपी में रख दिया, ठीक है, डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में रख दिया। और राज्य से उम्मीद की कि भविष्य में राज्य क्या करेगा, राज्य इसको लागू करने की कोशिश करेगा। लेकिन हमारे यहाँ की जो पॉलिटिक्स रही है, खासकर जो हर चीज में धार्मिक मुद्दों को लाया जाता है, उसके कारण से ये मुद्दा हमेशा आज तक ठंडे बस्ते में पड़ा रह गया है। क्योंकि जब भी यूसीसी लागू करने की बात आती है तो उस समय हमारा एक पर्टिकुलर बेसिकली हम मतलब सारी राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, ये सोचती हैं अगर हमारा यूसीसी लागू हो गया तो जो धर्म के हिसाब से हम धर्म बेसिस पे, रिलीजन बेसिस पे जो राजनीति करते हैं वो राजनीति हमारी कहाँ चल पाएगी, ठीक है। और इसी वजह से कोई इसमें जो है सहयोग नहीं करता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। और आने वाले समय में भी ऐसा ही देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार जब पूर्ण बहुमत से आती थी तब तो अपने बोल्ड डिसीजन ले लेती थी। अभी क्या है, अभी उसके सहयोगी दल जो हैं जैसे जेडीयू है, टीडीपी है, ये सभी उसको सहयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पे एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। रीजन क्या है, देखिए जैसे अर्जुन राम मेघवाल जी का ये बयान आया कि वो हमारे एजेंडे में है। जेडीयू के केसी त्यागी जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिएगा कि जेडीयू ने क्या कहा कि अगर ऐसा आएगा तो कॉन्सेंसस के थ्रू आएगा। मतलब इनडायरेक्टली ये हिंट दे रहे हैं कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती है, यूसीसी लागू करना है तो कॉन्सेंसस के थ्रू आएगा, और अगर हम सहमत होंगे या आम सहमति होगी तो आम सहमति से आएगा, और अदरवाइज यूसीसी नहीं आएगा। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि यूसीसी लाना, अगर यूसीसी सरकार लाना चाहे तो इस बार सरकार के लिए ये यूसीसी लाना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होगा।
क्योंकि अगर यूसीसी लाना है तो साथ ही इन सभी पार्टियों का सरकार को सहयोग चाहिए होगा, जो बहुत ही कम उम्मीद दिखती है कि हाँ यूसीसी लाने के लिए सभी सहयोग कर पाएंगे। क्योंकि चलो ठीक है, आज ये सरकार का हिस्सा है, हो सकता है कल ये सरकार का हिस्सा ना रहे। ऐसे में क्या होगा कि ये सभी, इवन मतलब मैं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहा हूँ कि सब जो है अपने धर्म विशेष को लेकर राजनीति करती रहती हैं, तो यूसीसी आने से वो धर्म विशेष की राजनीति उनकी खत्म होगी। इस वजह से ये लोग यूसीसी लाने के फेवर में बहुत ज्यादा दिखते नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यूसीसी। तो अभी भी देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से बने हुए हैं, फिर चाहे हिंदू के लिए हो पर्सनल लॉ के हिसाब से। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन जब मैं पढ़ा रहा था यूसीसी, तो मैंने पढ़ाया था कि हिंदू मैरिज एक्ट 1956, ठीक है, और ये सब जो उत्तराधिकार हिंदुओं के अधिनियम है 1956 में, ये सभी क्या बनाए गए हैं, हिंदुओं के पर्सनल लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं। उसी तरह मुस्लिम्स के लिए भी पर्सनल लॉ के हिसाब से कानून है, उनके लिए एक अलग से पर्सनल लॉ बोर्ड भी बनाया गया है। ठीक है, तो दोनों के लिए कानून उनके व्यक्तिगत हिसाब से, उनके धर्मों के हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक, तो जब ये यूसीसी आ जाएगा तो चाहे हिंदूज हों उनके भी जो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट या मतलब बेसिकली जो जो उत्तराधिकार के अधिनियम है, ये सारी चीजें जो कानून बने हुए हैं उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से वो सारे खत्म हो जाएंगे। मुस्लिम्स के लिए भी जो बेसिकली या क्रिश्चियंस के लिए जिनके लिए भी उनके पर्सनल लॉ के हिसाब से कानून बने हुए हैं वो सभी क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। फिर क्या होगा, एक देश एक कानून चलेगा, खासकर बेसिकली उत्तराधिकार में, शादी में, इन सभी चीजों में एक ही कानून लागू होगा। ठीक, तो ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है सरकार के लिए इस बार यूसीसी को लागू करना। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने जो है बेसिकली आपको इसी करंट अफेयर की क्लास में ही पढ़ाया है, तो आप सभी लोग उस करंट अफेयर की क्लास को ढूंढ के देख सकते हैं। उसमें आपको बहुत डिटेल्ड में पढ़ाया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, सारे उसके सांविधानिक और लीगल प्रोविजंस भी पढ़ाए गए हैं, जिससे कि आप उसमें बेसिकली सब चीजें समझ सकें। और आपके मेंस का मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि आप उसको लिख के दिखाएंगे। आप में से किसी ने लिख के दिखाया नहीं, नोट किया हो तो लिख के दिखाइए, अच्छा लगेगा, सही लगेगा, इसको ध्यान रखिए आप सभी लोग। देखिए एक सवाल ये आता है कि देखिए जोशी मठ, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आखिरकार जोशी मठ में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट जो हुआ था वो क्यों चर्चा में था। क्या कुछ मतलब, चलो मैं एक हिंट देता हूँ, कुछ पहाड़ वहाड़ दरकने वरकने की घटनाएं हुई थी, कुछ ऐसा हुआ था ना, उस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, इसी जोशी मठ, इसकी क्लास को हम जोशी मठ वाली पॉइंट को, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को हम कल कवर करेंगे। लेकिन हाँ उससे पहले हम जोशी मठ के बारे में कुछ आपको बताना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, जोशी मठ में जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार मतलब कि जो चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, तो पुष्कर सिंह धामी ने क्या किया था, इसका नाम बदलने के लिए घोषणा की थी। नाम दो स्थानों का बदलना जाना था, सॉरी, एक जोशी मठ का। ठीक है, तो जोशी मठ का जो ये कहाँ पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसका नाम करना था बेसिकली ज्योतिर्मठ। ठीक है, ज्योतिर्मठ, तो ज्योतिर्मठ इसका नाम करना था, और तो इसको बदलने के लिए, और साथ ही क्या था, परगना श्री कांची धाम, कैंची धाम, ठीक है, इसका नाम बदलने के लिए। ठीक है, जो बेसिकली जो कोशिया क्यूटोली जो तहसील थी उसका नाम परगना कैंची धाम करने के लिए। देखो ये दोनों नाम सेंटर के लिए जो है भेजे गए, तो सेंटर ने इसको अप्रूव कर दिया। देखो जोशी मठ का नाम इसलिए बदल गया ज्योतिर्मठ, कहा जाता है कि जो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, तो 8th सेंचुरी में इन्होंने यहाँ पर बेसिकली दिव्य ज्ञान ज्योति प्राप्त की थी, और इसी वजह से तब उसका नाम क्या रखा गया था, ज्योतिर्मठ, ज्योति से ज्योतिर्मठ रखा गया था। बट धीरे धीरे क्या हुआ, उसका नाम बदलकर जोशी मठ हो गया, तो इस वजह से इसका पुराना नाम वापस लाया जाए, ज्योतिर्मठ किया जाए। और बेसिकली जो कैंची धाम, बेसिकली जो कोसिया कुटोली जो है तहसील है, उसका नाम कैंची धाम क्यों रखा गया, क्योंकि वहां का जो स्थान है बाबा नीम करोली का, वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है जो कैंची धाम के नाम से प्रसिद्ध है। तो इसी वजह से उस तहसील का नाम ही क्या कर दिया जाएगा, बेसिकली कैंची धाम कर दिया गया, परगना कैंची धाम। तो ये दो नाम बदलने की घटनाएं कहाँ आ रही हैं, मतलब सामने आ रही हैं आपके बेसिकली जो उत्तराखंड में। ठीक, तो हम इससे संबंधित जो जोशी मठ में जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट थे, इसी न्यूज से संबंधित हम आगे का डिस्कशन कल की क्लास में करेंगे। तो आप सभी के लिए तब तक के लिए थैंक यू, और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सुबह वाली क्लास से कोशिश किया करें आप ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़ें। तो लाइव जुड़ेंगे तो मैं लाइव क्लास कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, थैंक यू।